सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो हम बेसिक जो था वो क्लियर कर चुके हैं। अपना जो हमने फर्स्ट लेक्चर करा था उसमें आपने सॉलिड्स का बेसिक सारा पढ़ लिया था, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो पहले हम कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको आगे सीखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज अ लैटिस? A regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो गए, उन वो पॉइंट्स होते हैं। तो उन पॉइंट्स का एक रेगुलर पैटर्न में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा था इस चीज को कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इनका एक रेगुलर पैटर्न होगा। तो वो जो एटम या मॉलिक्यूल या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जब उनका एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है किसी भी प्लेन पर, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है इसकी 14 पॉसिबल लैटिस बनती हैं, या जो पार्टिकल्स हैं वो 14 वे में 3D पैटर्न में ही अरेंज होंगे। 14 वे में डिफरेंट अरेंज होकर के डिफरेंट लैटिस फॉर्म करते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होता है, आपने देखा है एक वॉल है, ठीक है, वॉल एक ब्रिक से और इस तरह से जो नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलकर के एक वॉल बनाती हैं, उसी तरह से जो ये क्रिस्टल लैटिस होती है इसका अगर हम एक पार्ट निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हो गया? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। जैसे आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। ऐसी जो मैटर होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है। उसकी बेसिक यूनिट एटम होगी, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इसी तरह से जो सॉलिड होते हैं या जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनका जो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यहां पर आप ये यूनिट सेल देख सकते हो, ये इस तरह के नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कंबाइंड होकर के एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। देखो इसमें जो ये एक यूनिट सेल होती है इसमें आप ये देखिए कि 3 एजेस हैं, ये एंड दिस वन एंड दिस वन। ये 3 एजेस हो गए, इनको हम नेमिंग क्या करते हैं? ए, बी एंड सी। यहां मैं सर्कल कर रही हूं, ए, बी एंड सी, राइट। अब ये देखेंगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है गामा। सी और बी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, एंड ए एंड सी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है बीटा। ये स्पेसिफिक एंगल है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पर ए और सी के बीच में बीटा एंगल दिया है तो वो बीटा ही होगा, उसको आप अल्फा नहीं लिखोगे। तो ये एंगल्स ध्यान करना है, जो 3 एजेस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब इसके जो एक यूनिट सेल होता है उसके 6 पैरामीटर हो गए, 3 एजेस हो गए एंड 3 एंगल्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के बेसिस पर जो इनके ये डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट जो इनमें एंगल बनते हैं उनके बेसिस पर हम जो है अब डिफरेंट आप पढ़ोगे कि कितने टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। तो अब पहले हम यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं। ये तो हो गया एक यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? कितने एजेस होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, किस एजेस के बीच में कौन सा एंगल बनता है। तो ये हमारी पूरी एक यूनिट सेल हो गई है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये 8 पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। उनके बीच की जो ज्योमेट्री होती है वो एक यूनिट सेल फॉर्म करती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 हर एंड पर एक पार्टिकल अरेंज होता है और वही उनकी उन पार्टिकल्स का जो प्लेन में अरेंजमेंट होता है, जो उनकी ज्योमेट्री बनती है, उसी को हम यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट सेल जो है वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो ये बनाई है आपने, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाई है और इसकी 14 आप इन एंगल्स और इन एजेस के बेसिस पर 14 डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 7 पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होती हैं? 3 टाइप की होंगी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड जब ये वाली एक यहां पर मैं रब कर रही हूं, आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह से ये बना है, किस तरह से हमने इसके एजेस लिए हैं और किस तरह से एंगल इनको मार्क करना है, ये आप नोट करिए। अब इसको क्लियर समझाने के लिए कि कैसे बॉडी सेंटर्ड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक मैं आपको आइडिया देना चाहूंगी इसका कि किस तरह से होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो यूनिट सेल होती है इसके हर एंड पर, हर एज पर एक एक इसमें पार्टिकल अरेंज होता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है वो यहां पर होता है, यहां पर एक पार्टिकल होता है। ठीक है, इसको मैं इसको दोबारा से ही ड्रॉ कर देते हैं। अब ये एक पार्टिकल यहां, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां, 8 एंड्स पर इसके एक एक आपको पार्टिकल दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसी में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि इस पूरी यूनिट सेल के बीच में एक पार्टिकल और होता है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, और फेस सेंटर्ड, देखिए अब एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस ये नीचे हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अगर सपोज करिए ये कोई क्यूब है तो इस क्यूब में क्या होगा, इसका ये क्यूब नहीं है, मैंने शेप जस्ट शो करिए। एक फेस ये हो गया, एक फेस इसके पीछे हो गया, एक ये साइड में हुआ, एक ये साइड में, 4 फेस हो गए। तो इस तरह से यहां पर अब मैं ये बॉडी सेंटर्ड को हटा रही हूं और अब देखिए अब फेस सेंटर्ड क्या होता है, ये जस्ट डिफरेंस समझने के लिए, एक इस फेस पर पार्टिकल आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। मतलब इसकी चारों फेसेस पर एक एक अगर पार्टिकल आ जाता है तो वो होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। राइट, इसको अब आप नोट करिए। इसके बाद अब एंड सेंटर्ड क्या होगा? एंड सेंटर्ड, 2 अपोजिट एंड्स पर जब भी कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल प्रेजेंट होता है तब हम उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। राइट, या तो इस फेस पर हो अपोजिट फेस पर, या यहां पर आ जाएगा अपोजिट फेस पर, तो हम इसको कहेंगे एंड सेंटर्ड। क्लियर हो गया? तो ये एक जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ये 7 डिफरेंट यूनिट सेल्स फॉर्म करती है और ये किसकी वजह से होती है? जो इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, ABC एजेस, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स। तो इनके बेसिस पर 7 डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में एक बहुत डिफिकल्ट सी, देखने में लगती है कि बहुत डिफिकल्ट सी एक टेबल दी हुई है, लेकिन अब हम उसको ट्रिक से समझेंगे कि आप उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, और बाकी मैंने आपको जो सेंटर्ड यूनिट सेल थे उनको तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, बॉडी, फेस एंड एंड। मैंने बता दिया आपको बॉडी सेंटर्ड जो सेंटर में होगा, एंड सेंटर जो इसके
दो अपोजिट एंड्स पर होगा फेस सेंटर्ड। किसी भी क्यूब के 4 फेस होते हैं तो हर फेस पर एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और ये 8 तो होते ही हैं। इन 8 के अलावा मैंने आपको बताया है, जब ये सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल होती है ये वाली, ये प्रिमिटिव सेल हो गई। सेंटर्ड का मतलब कि प्रिमिटिव सेल में ही और पार्टिकल्स का एडिशन, अब वो कहां कहां होगा वो इसके बेसिस पर हमने कैटेगराइज करा है, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक सिखाती हूं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेबल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, जिसको नॉर्मली बच्चे देख करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं एंड बोर्ड सीबीएसई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं देखिए कितना ट्रिक से आपको समझा दूंगी, आप अभी साथ साथ वीडियो के लर्न भी कर लेंगे। तो हमने ये देख लिया था कि जो भी प्रिमिटिव सेल्स हैं वो मैंने 14 टाइप की बताई थी आपको कि पॉसिबल होती हैं, और किसके बेसिस पर हम करते हैं, 6 पैरामीटर ए बी सी एजेस एंड अल्फा बीटा एंड गामा, इसके एंगल्स जो होते हैं उनके बेसिस पर। तो उनमें जब उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है तो हमारे पास 14 टाइप के डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स आ जाते हैं, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं, 7, ठीक है। तो यहां पर 7 प्रिमिटिव सेल्स हम पढ़ेंगे, और इसके लिए ट्रिक मैं आपकी बताऊंगी। सबसे पहले हम पैरामीटर्स के बेसिस पर देखेंगे कि कितने टाइप की हम पैरामीटर्स यहां ड्रॉ कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले हम लेंगे एजेस में। अगर एजेस A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसको आपको इस तरह से लिखना, और 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये पूरा बनाने में या इस ट्रिक को सीखने में। सेकंड आप लिखोगे A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। थर्ड में आप लिखोगे A इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। ये 3 हमने लिख लिया, 3 एजेस हमने लिखे, और अब इन 3 एजेस को आप क्या करोगे, फिर से रिपीट कर दोगे। A is equal to B is equal to C and A is equal to B is not equal to C. A is not equal to B not equal to C. और लास्ट वाला जो लिखोगे 7th, वो भी आप सेम यहाँ पर रिपीट करोगे, A is not equal to B and not equal to C. तो ये 7 कॉम्बिनेशंस जो हैं ये हम लिख लेंगे डिफरेंट वे में। 7 भी नहीं है, इनफैक्ट ये आपके 4 टाइप के कॉम्बिनेशन, एक्चुअली 3 टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए जो आपने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब कितना इजी हो गया, यह हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ा। पहले हमने देखा कि ए बी सी तीनों इक्वल हैं, सेकंड में हमने देखा कि ए और बी तो इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में ए और बी इक्वल नहीं है, ना बी और सी भी इक्वल नहीं है। और ये क्या है, ए बी सी, ये इसके एजेस हैं जो हमने यूनिट सेल बनाकर दिखाई थी आपको, उसके जो एजेस थे वो है ए बी सी। यही आपने फिर से रिपीट कर दिया, और यहां तक आपने 7 जो है इसके पैटर्न लिख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अगर आप एंगल्स की बात करोगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि जो तीनों ये एजेस हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल हुआ उसमें, 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो अगर अल्फा बीटा एंड गामा ये 90 डिग्री के इक्वल है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन में आप लिखोगे कि अब इसको आपको 4 टाइम्स रिपीट करना। एक ही ये कॉम्बिनेशन बना करके दिया है और इसको आपको 4 टाइम्स रिपीट करना। 1 अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 4 टाइम्स हो गया आपका। और 4 टाइम्स होने के बाद देखो अब कितना इजी हो गया। आपने इधर क्या करा और यहां पर क्या करा, सब रिपीट हो रही हैं ये चीजें, तो ये आपके लिए काफी इजी हो गया। अब नेक्स्ट 5th में आप क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
गामा नहीं लिख रहे हम, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थोड़ा सा ट्विस्ट जरूरी है ना। तो थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, अल्फा और बीटा को तो सेम रखा है 90 पर, लेकिन गामा को थोड़ा सा हमने 120 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रहेगा इतना। अभी इसका ट्विस्ट बाकी है। ठीक है, इसके ट्विस्ट के लिए आप क्या करोगे, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर आपने इन दोनों को सेम रखा, सिर्फ हमने गामा में ट्विस्ट डाला है। एक बार तो गामा 120 के इक्वल हो गया, दूसरी बार में हमने करा है कि गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड दिस इज एंड इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों ही यहां पर बस गामा ने शुरुआत करी थी, गामा ने शुरुआत करी तो अल्फा और बीटा भी बिगड़ गया उसके चक्कर में। ये मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ जिससे आपको अल्फा और गामा में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये जो है, ठीक है, अब गामा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना इजी पैटर्न हो गया, 4 बार आपने सिर्फ अल्फा बीटा गामा को 90 डिग्री पर रखा है और उसके बाद आपने कहां पे ट्विस्ट लिया है, गामा में ट्विस्ट लिया है, उसको 120 कर दिया। ठीक है, 120 करके नेक्स्ट वाले में आपने क्या करा है कि गामा को जो है आपने 90 डिग्री के इक्वल नहीं करा और लास्ट में आपने क्या करा है कि तीनों को 90 डिग्री के इक्वल नहीं करा है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा पैटर्न आ गया है। अब यहां तक आपने लिख लिया है, तो अब आप देखिए, अब आपको ये याद करना है, CTOT HMT, CTOT HMT, CTOT HMT। अब ये आप यहां पर, ये ट्रिक है, इसको आप लिख दीजिए CTOT HMT। अब देखिए इससे पूरा नेम क्या बनेगा, थोड़ा सा तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा तो आपको याद करना पड़ेगा। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर ट्राइगोनल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो ये कितना इजी हो गया इस ट्रिक से। सबसे पहले आप ये लिखेंगे जो इसके एजेस हैं, इसके बाद आप इसके एंगल्स लिखोगे और जब ये आप लिख लेते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे CTOT HMT। इसको छोटे से आपको कॉम्बिनेशन को याद रखना है, CTOT HMT, राइट। और इनके नेम आपको पढ़ने हैं कि C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल एंड O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर ट्राइगोनल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों इसमें आप एग्जाम्पल कैसे लर्न करोगे, क्यूबिक में NaCl, KCl, जिंक ब्लेंड एंड डायमंड। टेट्रागोनल का आप याद करोगे व्हाइट टिन, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक का रोम्बिक सल्फर, KNO3, K2SO4। ट्राइगोनल का कैल्साइट जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिनाबार जो मर्क्यूरियस सल्फेट होता है, सल्फाइट होता है, इसको हम कहते हैं सिनाबार। हेक्सागोनल में आप ये आ जाएगा ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर आएगी, सोडियम सल्फेट 10H2O, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में H3BO3, कॉपर सल्फेट 5H2O, K2Cr2O7। तो ये इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और ये आप जितने एग्जाम्पल्स इसके लर्न करेंगे बच्चों उतना ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आई होप कि अब ये आपको जो टेबल है ये टेबल आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख करके डरेंगे बिल्कुल नहीं। अब आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, CTOT HMT, राइट। तो ये आपको सबसे पहले इसकी एज लेंथ लिखनी है, इसके बाद आपको एंगल्स लिखने और इसके बाद आप CTOT HMT यहां पर लिखेंगे जो होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। 2-4 बार आप बोलोगे आपको ये याद हो जाएगा और ये
2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल को लर्न करने में। प्लस एग्जाम्पल्स जितने आप याद करोगे, जितने आप कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लर्न करने के लिए, उतना ही ये इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सीखने में। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।